नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथरई महोत्सव का किया संबोधित। कहा, चोल साम्राज्य का इतिहास और विरासत हमारे महान राष्ट्र की ताकत और वास्तविक क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए विज्ञान की सदी। कहा, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां देश के लिए गौरव की बात। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। सरकार ने विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष बेवजह कर रहा है हंगामा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना मकसद। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट हुआ ड्रॉ। मैच के अंतिम दिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने खेली नाबाद शतकीय पारी। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से बढ़त बरकरार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि थिरुवथरई महोत्सव को संबोधित किया। सर्वशक्तिमान भगवान शिव को नमन करते हुए श्री इलैया राजा के संगीत और ओधूरों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ राजराज चोल की पावन भूमि में दिव्य शिव दर्शन के माध्यम से अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आध्यात्मिक वातावरण ने आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर। ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तमिलनाडु का ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, आदि थिरुवथिरई महोत्सव और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। संगीत और मंत्रोच्चार से भरा, मन को भाव विभोर कर देने वाला अनुभव। महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव, उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरा होने और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने के स्मरण को समर्पित रहा। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। पीएम ने चोल साम्राज्य के इतिहास और विरासत को भारत के वास्तविक सामर्थ्य का उद्घोष बताया। पीएम ने इसे नए भारत के निर्माण का रोड मैप कहा। यह हमें बताता है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को
उसको भी सहेज कर रखना होगा। और मुझे संतोष है कि देश आज इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने चोल राजाओं को भारत को सांस्कृतिक एकता में पिरोने वाला बताया। कहा, काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सरकार के प्रयास एकता के सदियों पुराने सूत्रों को ही मजबूती देने के लिए हैं। पीएम ने कहा कि चोल युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसने नई चेतना जगाई है। दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। अस्थिरता, हिंसा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों की बात करते हुए पीएम ने कहा कि शैव सिद्धांत दुनिया को राह दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तमिलनाडु में राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में उमड़ा जनसमूह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह से भरा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और काशी के गंगा जल से भगवान बृहदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करना, राजेंद्र चोल के 1000 साल पहले के गंगा कोंड के यानी गंगा जल प्राप्ति के अभियान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है, सम्मान है। तो साथ ही साथ यह भगवान काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर रूप और बृहदेश्वर स्वरूप का एकाकार होना है। ये काशी और तेनकाशी का सम्मिलन है। ये गंगा और कावेरी का मिलन है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों को और ज्यादा प्रगाढ़ करता है। और मूल संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और अंततः जगत गुरु भारत। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमिलनाडु यात्रा को यादगार बताया है। उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय तड़ादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। जब मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है।
चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि स्थानीय उत्पाद और हैंडलूम हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज के दौर में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे सैकड़ों स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम को वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में देखने को मिलती है। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। पीएम ने मन की बात में कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और परंपराओं में मिलती है। हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं हैं, बल्कि ये आज भी समाज को दिशा दे रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो,
लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव। संस्कृति की जीवंतता से ही कोई राष्ट्र विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन ज्ञान की असाधारण विरासत को सहेजना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। पीएम ने माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला जिक्र किया और कहा कि यहां अब मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत तमाम विषयों के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं, उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड का गुमला। माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया। फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। एक छोटे से कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किलों के महत्व का वर्णन करते हुए यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने देश की आजादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को भी याद किया। किले हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रमाण है। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। पीएम ने यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है।
किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से जागते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की आज़ादी और देश के लिए मर मिटने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों वीर शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आज़ाद हैं। अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आज़ादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आज़ादी के आंदोलन को सींचा था। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, लेकिन साथियों, हमारी आज़ादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हर उस दिल की धड़कन है जिसने कभी भारत का सपना देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन बलिदानों को याद रखने की बात की जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ऑपरेशन सिंदूर पर कल से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। विपक्ष के रवैये को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि संसद सत्र की शुरुआत से ही सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष केवल खबरों में बने रहने के लिए बेवजह हंगामा करता रहा। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है। आप चर्चा करो, हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया। अब आप जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 आवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। लेकिन आप देखो, कल से चर्चा सिंदूर के ऊपर प्रारंभ होगी, कल देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को संसद में चर्चा होगी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। सुधांशु त्रिवेदी ने विश्वास जताया है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा। देश की संसद चर्चा करने के लिए होती है, हंगामा करने के लिए नहीं। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं, और कल से हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है। इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में अलस्टॉम कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत रेलवे के निर्माण में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और कई रेलवे उत्पाद भारत अब दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की, देखिए। सर, खास करके भारतीय रेलवे नया आयाम सर कर रही है। भारत में रेलवे का प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो अब भारत से मेट्रो कोच ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने लगे हैं, बोगी जाने लगी है यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, प्रोपल्शन सिस्टम जाने लगा है फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी, इटली, पैसेंजर कोचेस मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका जाने लगा है। फिर इंजन लोकोमोटिव मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ गिनी के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला लोको फ्लैग ऑफ किया था। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन है,
वो रेलवे में भी साकार होने लगा है। रेल मंत्रालय और माहिती और प्रसारण मंत्री ने बनाया कि अपना भारत अब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनके भारतीय रेल में नया आयाम दिखाई दे रहा है। भार्गव त्रिवेदी धीरज के साथ, वडोदरा, अहमदाबाद। और केरल में आयोजित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का राष्ट्रीय चिंतन बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि विकसित भारत और विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने सबको ज्ञान और संस्कार दिए। भारतीय ज्ञान परंपरा का सत्य ही संपूर्ण विश्व का सत्य है। विकसित भारत, विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी भी शोषण नहीं करेगा। हम गए हैं मेक्सिको से साइबेरिया तक, पैदल चल के गए, छोटी नौकाओं में बैठकर गए। किसी के प्रदेश को हमने आक्रमण करके बाधाक्रांत नहीं किया, किसी का राज्य छीन नहीं लिया। हमने सबको सभ्यता सिखाई, सबको संस्कार दिए। उस समय का प्रगत विज्ञान उस समय हमने दिया। हमारी ज्ञान दृष्टि भी इसी प्रकार की है। भारतीय ज्ञान की परंपरा आप देखते हैं तो परंपरा का मूल कहां है? परंपरा का मूल उस सत्य में है, संपूर्ण विश्व की एकता का सत्य। और उधर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के पैदल मार्ग पर बिजली का तार टूटने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हरिद्वार के मेला अस्पताल व जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश भी दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात के दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली कुछ कि यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई और उसमें ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को उस यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में बड़ा खुलासा हुआ है। पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में सामने आया है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69% मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची के 99.8% हिस्से को कवर कर लिया गया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 7 लाख के करीब नाम 2 या 2 से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं। आयोग ने बताया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका है या जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे ये अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणाओं की बौछार कर दी है। वो लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पत्रकारों की पेंशन राशि में इजाफा किया तो रविवार को सफाई कर्मियों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का आदेश दिया। नीतीश सरकार के लगातार बड़े फैसलों ने बिहार की एक नई तस्वीर पेश की है। अब बिहार में जंगल राज नहीं, विकास का राज है। बिहार में विकास को मिली रफ्तार, औद्योगिक क्रांति से बढ़ा रोजगार, विकास परियोजनाओं से आई बहार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार की एक नई तस्वीर पेश की है। बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। हर रोज बड़े ऐलान हो रहे हैं। विकास परियोजनाओं की बहार सी आ गई है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़ी समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आयोग के गठन से सफाई कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाना, उनके जो इशू हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम सब लोग एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं, उसमें कितना बड़ा उनका रोल रहता है, तो वो रिकमेंड करेंगे, उनकी समस्या को देखेंगे, फिर सरकार उसको टेकअप करेगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री जी का इस सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का। इससे पहले शनिवार को एक बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकारों को मिलने वाली 60,000 रुपए की प्रति महीना पेंशन राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक अप्रत्याशित निर्णय है और खासकर बुढ़ापे की जिंदगी जी रहे पत्रकारों के लिए एक ये आर्थिक सुरक्षा की एक पहल है और ये पत्रकार बिरादरी के सम्मान है। नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था उसको 6,000 से बढ़ा के मुझे भी पता चला कि 15,000 कर दिया गया है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है बिहार सरकार का। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में औद्योगिक क्रांति भी तेज गति से जारी है। इसकी एक झलक पटना के नजदीक बिहटा के सिकंदरपुर में देखने को मिल रही है, जहां ब्रिटानिया और सोबिस्को जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं। इन उद्योगों के राज्य में आने के बाद उत्पादन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसकी वजह है कि बड़ी संख्या में पलायन कर गए लोग भी अब प्रदेश में वापस आ रहे हैं। बहुत फायदा हुआ, रोजगार बहुत मिला है, सब लोग खुश भी है, सब लोग खुशहाल है कि यहाँ बिहार में रोजगार मिला है। मैं भी पहले वैसे बाहर काम करती थी, लेकिन हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे, लेकिन कोई भी माँ चाहेगी कि अपने बच्चे के साथ रहे। मैं पहले फरीदाबाद में रहती थी, अब मेरे जैसे और भी है जो आने के लिए कह रहे हैं कि अगर काम है तो हमें बताइए, हम आएंगे। अपना घर में काम और वहाँ काम तो बहुत है, हमको यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। जितना वहाँ मिलता था हमको इतना यहाँ मिल रहा है। बिहार उन्नति की ओर चल रहा है सर, उन्नति होगा और होगा। बिहार सरकार का ये प्रयास समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और कुशल कार्यबल के निर्माण के माध्यम से बिहार में विकास की बहार आ रही है। एक पलायन का जो धब्बा था बिहार पर कि बिहार के लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के आ जाने के बाद से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग लौट के आए हैं अपने घरों में, क्योंकि उनके अपने ही घरों में उद्योग धंधा की स्थापना बिहार सरकार ने की है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बिहटा। और वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों की दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में बैठक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी
बरेलवी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सिर न ढकने को लेकर जमकर हमला बोला, तो वहीं अब राजनीतिक दल भी पूरे मामले में सपा पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने इस मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हाल ही में एक मस्जिद में साड़ी पहनकर पहुंची। इस सार्वजनिक उपस्थिति का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द और संवाद बताया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया और कुछ कट्टरपंथी समूहों की ओर से विवाद खड़ा कर दिया गया। डिंपल यादव की तस्वीरों और वीडियो को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई। कुछ ने इसे धार्मिक रीति नीति के विरुद्ध बताया, तो कुछ ने सीधे अमर्यादित भाषा और अपमानजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दी। कुछ संगठनों की ओर से तो इस मामले को लेकर फतवा जारी करने की बात भी सामने आई। महिला का मस्जिद के अंदर आना जाना, और वो भी गैर मुस्लिम महिला हिंदू जो मस्जिद के अंदर आई, मौलाना मुहिबुल्लाह ने जिस तरीके से उनके साथ बातचीत की और राजनीतिक बात की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरासर शरीयत की रोशनी में गलत हैं। डिंपल यादव बैठी हुई थी, न सर पे दुपट्टा था, न कुछ। उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर कोई बयान नहीं दिया। ना तो उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की बात की और ना ही कट्टरपंथी सोच के विरुद्ध कोई कड़ा रुख दिखाया। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उनकी ये चुप्पी किसी राजनीतिक मजबूरी की वजह से थी। अखिलेश जी ने हमेशा सनातन संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है, हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया है। और इसी तुष्टिकरण की राजनीति का ही परिणाम है कि जब ये सत्ता में रहे तो प्रदेश में एक वर्ग विशेष ने पूरे प्रदेश को जंगल राज बनाने का काम किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव की चुप्पी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हाल ही में जब अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव साड़ी पहनकर मस्जिद गईं, तो उनके विरुद्ध जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा और अपमानजनक उपमाओं का प्रयोग किया गया वो अत्यंत निंदनीय है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी और परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दे, वो दूसरों के लिए भला क्या खड़ा होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से आलोचना हो रही है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम सरकार का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। सरकार ने घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए लगभग 160 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय जनता के सहयोग और प्रशासन की मुस्तैदी से इस अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। असम में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर देखिए एक खास रिपोर्ट। असम सरकार का घुसपैठियों पर प्रहार। राज्य के 160 वर्ग किलोमीटर जंगल घुसपैठियों से मुक्त कराई गई जमीन का आकार चंडीगढ़ के बराबर। स्थानीय लोगों से मिल रहा मुक्ति अभियान को समर्थन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं अभियान की निगरानी। असम में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। असम सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत अब तक राज्य के 160 वर्ग किलोमीटर जंगल और सरकारी जमीन वापस ले ली है। मुक्त कराई गई जमीनों पर लाखों पेड़ लगाए गए हैं और साफ किए गए क्षेत्रों में कई वन्यजीव आवासों को पुनर्स्थापित किया गया है। मुक्त कराई गई जमीन पर एक विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले घुसपैठियों का कब्जा था। हालांकि स्थानीय जनता के सहयोग और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद अतिक्रमण मुक्ति अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। असम में अवैध अतिक्रमण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के तहत ग्वालपाड़ा, धुबरी, कछार, होजई, नागांव, मोरीगांव जैसे जिलों में प्रशासन का एक्शन जारी है। ये वो जिले हैं जहां की हजारों बीघा जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है।
सीमा से सटे इन क्षेत्रों के लगभग 30 से अधिक गांवों में घुसपैठिए प्रशासन के रडार पर हैं। प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को जुलाई से पहले स्थल को खाली करने का आदेश दिया गया था। जमीन से संबंधित पर्याप्त कागजात प्रस्तुत नहीं करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। इस अभियान के तहत कई घुसपैठियों को पड़ोसी देशों में वापस भी भेजा गया है। असम के गोलाघाट जिले के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में स्थानीय प्रशासन ने लगभग 3400 बीघा से अधिक वन भूमि को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। प्रशासन के अनुसार कब्जा की गई जमीन पर सुपारी के पेड़ समेत बागान भी लगा दिए गए हैं। साथ ही इस जमीन का इस्तेमाल खनन व नशीले पदार्थों सहित कई अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद घुसपैठियों में खौफ का माहौल है। असम के जंगल और जमीन पर कब्जा करने वाले घुसपैठिए प्रशासन के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट पहुंचने से पहले ही वहां से भाग गए। हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन कुछ ही परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से मई 2021 से 1.19 लाख बीघा जमीन से अवैध रूप से बसने वालों को बेदखल करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रदेश की डेमोग्राफी की रक्षा के साथ मूल जनजातियों और बाकी समुदायों के लिए जमीन को वापस लेना जरूरी था। शर्मा ने कहा कि असम की जमीन पर कब्जा करने वाली ये सभी लोग एक ही धर्म के हैं। हमारा प्रयास जाति, माटी, भेटी यानी कि पहचान, जमीन और घर को बचाना रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस अभियान के तहत अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 63 लाख बीघा से अधिक जमीन अभी भी अतिक्रमण की गिरफ्त में है। वहीं विपक्षी दल असम सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का यह कदम वोट बैंक की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि असम की संस्कृति के संरक्षण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सीनियर आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता की एक किताब पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया का विमोचन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस खास मौके पर सांसद मनोज तिवारी, सांसद किरण चौधरी, पैरा एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ये किताब वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक पुलिसिंग के इतिहास और बदलते अपराधों को समझने में काफी मददगार साबित होगी। वहीं सांसद मनोज तिवारी और किरण चौधरी ने इस किताब को आने वाले समय में मील का पत्थर बताया। तो पैरा एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक के मुताबिक ये किताब एक पुलिस अधिकारी के काम करने के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी दर्पण है। अपने अनुभव ड्यूरिंग द पुलिसिंग एंड अबाउट द क्राइम इस पुस्तक में अंकित किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज की पुलिसिंग जो पुस्तक में भी उन्होंने मेंशन किया, एंशिएंट टाइम की पुलिसिंग से लेकर के कॉलोनियल रिजीम वाली पुलिसिंग और अब तक की 2014 से पहले की पुलिसिंग और 2014 से बाद की पुलिसिंग, इन सब बातों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये किताब न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और खास तौर से उस समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। हम लगातार पुलिसिंग ट्रेंड्स को समझते हुए चेंजेस ला रहे हैं, क्राइम ट्रेंड्स को समझते हुए चेंजेस ला रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि हमारी न्याय व्यवस्था ये दंड की है कि न्याय की है। उस दौर में ये किताब लिखी गई है जब न्याय सर्वोपरि है। This book contributes to all three by raising awareness, guiding training, and motivating our police personnel. I want to emphasize that what makes police and crime particularly important is not just a book for scholars and strategists, it's a motivational guide for police personnel. क्या मुश्किलें एक पुलिस जीवन की रही हैं और कैसे पुलिस के प्रति एक धारणा आम दुनिया की, समाज की बदलने का एक प्रयत्न है, समाज से पुलिस को जोड़ने का एक प्रयत्न है। और मुझे लगता है वो सब उभर कर पुलिस की ग्रोथ, क्राइम के बदलते ट्रेंड और लोगों की बदलती धारणा, वो सब इस किताब में है। तो मैं
मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनके इस बुक लॉन्च पे, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और वहीं सीनियर आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता की किताब पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक पुलिसिंग के इतिहास और बदलते अपराधों पर आधारित है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान किताब के लेखक आईपीएस दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में अपराधों में काफी बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में उनकी किताब वर्तमान समय की चुनौतियों को समझने में भी मददगार साबित होगी। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया, ये वो किताब है जो किस तरह से पुलिसिंग को परफेक्ट किया जाए और किस तरह से अपने अनुभव को इस किताब में डाला है। इस पुस्तक के लेखक सीनियर आईपीएस और दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश गुप्ता जी ने। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपकी नई किताब के लिए। कैसे ये विचार आया पुलिस की नौकरी के दौरान कि इस तरह की किताब लिखनी है जिसमें इस तरह की चीज़ों को, पुलिसिंग को किस तरह सुधारा जाए, उस पर लिखें? कैसे सर विचार? देखिए, जब वैसे तो मैं विचार तो मेरे मन में बहुत शुरू से ही था, क्योंकि मेरे पिता भी ये पुलिस अफसर थे, उन्होंने किताब लिखी थी, तो मेरे मन में था कि मैं भी शायद अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते किताब लिखूँगा। फिर पुलिस की नौकरी में मैंने भी ज्वाइन किया, मेरा कैरियर बढ़ता गया। फिर मैंने बीच में LLM किया नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली से। तब मेरे मन में विचार आया कि कुछ किताब ऐसी लिखूं जो मेरे अपने ज्ञान से लोगों को आगे मददगार हो सके, मेरे ज्ञान का किसी को फ़ायदा हो सके। तो मैंने फिर उस समय किताब लिखना चालू किया और धीरे धीरे ये कंपाइल होकर आज इसका लॉन्च हुआ। जब पुलिसिंग की बात करते हैं, बेटर पुलिस पे लगातार सरकार का भी फोकस रहा है और खासकर बात करें मोदी सरकार के, तो कई सारे पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कई एप्रिसिएशन किया। लेकिन मैं सर इसकी किताब चूँकि लॉन्च हो गया है, मैं इसके मूल की बात जानूँ कि किस तरह के संस्मरण है इसमें पुलिसिंग और क्राइम को लेके, या कुछ आपके अनुभव हैं इसमें? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वैदिक समय से में मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुलिसिंग उसमें भी लिखी गई थी। समाज में क्राइम हमेशा रहा है, क्राइम को कंट्रोल करने की हमारी जो विधि थी वो कैसे कैसे बदलती चली गई और पुलिसिंग कैसे बदलती गई, वो क्राइम कैसे पैटर्न बदलता चला गया, हमने इस चीज़ को इसमें उजागर किया है। और हमको कैसे कैसे अपने बदलाव लाना है कि जिससे कि आने वाली समस्याओं को हम अच्छे ढंग से निपटा सके, यही विशेष खिलाफ था। पुलिस और क्राइम में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जब पुलिस अधिकारी किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो किस तरह से उस मामले में आगे बढ़ता है, और ख़ासकर दिनेश जी की कुछ संस्मरण भी इस किताब में है। कहीं ना कहीं ये किताब उन लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। इंग्लैंड अब भी 5 मैचों की इस सीरीज में 2-1 से आगे है। मौजूदा सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 अगस्त से द ओवल में खेला जाएगा। भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खेला जा रहा फीडे महिला विश्व कप फाइनल का दूसरा गेम 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। अब फीडे महिला विश्व कप विजेता का फैसला सोमवार को होने वाले टाई ब्रेकर गेम से होगा। आज खेले गए मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि कड़े मुकाबले के बीच आखिरी में दोनों ने ड्रॉ पर सहमति बनाई। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ रहा था। दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले पिता की बेटी ने न केवल अपने सपनों को पंख दिए बल्कि दिल्ली प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स टीम में जगह बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। प्रियदर्शनी अब आगामी DPL सीजन 2 में अपना हुनर दिखाने को तैयार है। उभरती युवा महिला क्रिकेटर का ये प्रयास न केवल अपने पिता की मेहनत का सम्मान है बल्कि हर उस सपने का प्रतीक है जो कठिनाइयों के बीच भी पनपता है। प्रियदर्शनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप भट्ट ने। देश में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट की जमीन पर नई पौध तैयार हो रही है
और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की खिलाड़ी प्रियदर्शनी, जिन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर से अपने आप को यहाँ तक लेकर आई है और उनसे बातचीत करते हैं। प्रियदर्शनी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही और आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं इसी प्लेटफॉर्म के साथ। और ये डीपीएल काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वुमेंस एडिशन के लिए, वुमेंस प्लेयर्स के लिए। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी डीपीएल्स के मेंबर्स और स्टाफ को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया वुमेंस प्लेयर्स के लिए, मेंस के लिए, स्पेशली वुमेंस के लिए, कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पे लड़कियाँ परफॉर्म कर पाएँ और आगे दिख पाएँ WPL के लिए और फिर इंडिया के लिए। किस तरह की तैयारियाँ ज़रूरी थी यहाँ तक, इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए? तैयारियाँ बेसिकली मतलब क्रिकेट को और प्योरीफाई करना था और अंदर से स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करना था और माइंडसेट पे काफ़ी काम करना था। तो इसके लिए स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी श्रवण सर को, श्रवण कुमार सर, जो हमारे रोहतक रोड जिमखाना के कोच हैं। और उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया इस चीज़ को लेकर और क्रिकेट के बेसिक्स को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर परफॉर्म कर पा रही हूँ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियदर्शनी के फादर जो है वो रिक्शा चलाते हैं और उनकी बहुत बड़ी भूमिका है प्रियदर्शनी को इस प्लेटफॉर्म तक लाने में। और जिस तरह से कोचेज बता रहे थे कि आपने बहुत मेहनत करी यहाँ तक आना है, तो फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहता है? फैमिली में एक्चुअली फादर ही हैं जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और मतलब मेरी बुआ जी हैं, वो मतलब उनको मैं माता समान मानती हूँ। तो उन दोनों ने ही काफ़ी हेल्प करी है और उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे भी ना होती और इतना लंबा क्रिकेट नहीं खेल रही होती। तो उनकी वजह से क्रिकेट काफ़ी और आगे बढ़ा मेरी। क्या ड्रीम्स हैं आपके आगे? ड्रीम्स फ़िलहाल अभी यही है कि डीपीएल में अच्छा परफॉर्म करूँ, टीम को अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ और फाइनल जिताने का पूरा कोशिश है। और फाइनल जीतेंगे तो टीम का भी सपोर्ट काफ़ी रहेगा और मेरी भी स्किल्स इम्प्रूव होगी। प्रियदर्शनी का कहना है कि कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना और देश का नाम रोशन करें। अपने सहयोगी सुनील राणा के साथ मैं संदीप भट्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और डीपीएल 2025 का दूसरा सीजन 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। दूसरे सीजन का आगाज एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा। दिल्ली प्रीमियर लीग का फाइनल 31 अगस्त को होगा। सभी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। दिल्ली प्रीमियर लीग की तैयारियों को लेकर जायजा लिया साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स की टीम के प्रैक्टिस कैंप का, जहां टीम के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन 2 की तैयारियां जोरों पर हैं। पुरुष और महिला क्रिकेट टीम्स दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 2 में दमखम दिखाने को तैयार हैं। डीपीएल सीजन 2 में हिस्सा ले रही साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की महिला और पुरुष टीम के खिलाड़ी इन दिनों अपने अभ्यास शिविर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। यकीनी तौर पर टीम के खिलाड़ियों और कोच का कहना है कि दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार खिताब अपने नाम करेंगे। हमारी तैयारी यही चल रही है, बस हम प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं और हम काफ़ी ज़्यादा नेट्स कर रहे हैं, काफ़ी फील्डिंग कर रहे हैं और काफ़ी मैच से मिलिशियस भी कर रहे हैं हमने। तो सब चीज़ें हम होप करेंगे हमें हेल्प करेंगी कि हमें किस तरह से मैच में प्रिपेयर्ड उतरना है और हम आगे अच्छा करेंगे डेफिनेटली। तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत हम प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, आपस में मैचेस खेल रहे हैं, हम बॉयज़ को मिक्स करके भी मैचेस खेल रहे हैं, कंपटीशन हाई करके। तो हमारी तैयारियाँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भतीजे आर्यवीर कोहली साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स टीम से दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 2 में खेलते नजर आएंगे। वहीं आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल चुके साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स टीम के कप्तान आयुष पडोनी डीपीएल के सीजन में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा पहला मैच है एंड हम यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतें। सारे प्लेयर्स को रोल दे रखा है कि जैसे उनके मैच में बैटिंग या बॉलिंग आएगी उस हिसाब से उनकी प्रैक्टिस चल रही है एंड सारे के सारे वेल प्रिपेयर्ड हैं। एक्साइटमेंट है काफ़ी, इस बार जीतने की कोशिश करेंगे, वैसे ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा मैं। डीपीएल सीज़न 2 में इस बार जो हमें टीम चाहिए थी ऑप्शन में हमने मिली है। लड़कों के साथ अच्छा काम चल रहा है, प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस अच्छे गए हैं, प्रैक्टिस गेम्स बहुत अच्छे गए हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले कि हमारे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसे हम पहले मैच में खिला सकते हैं वो कुछ लड़के हमारे पास तैयार हैं और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं टीम और बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
दिल्ली प्रीमियर लीग के मुकाबलों के टिकट के लिए इस बार DDCA ने खास इंतजाम किए हैं। दर्शकों के लिए ई-टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। दर्शक ऑनलाइन DPL के सभी मुकाबलों के टिकट ले सकते हैं। एक बार जो भी टिकट खरीदते हैं उनको पहले टिकट लेने के लिए बाई हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ती थी। अब क्या है कि ये टिकटिंग से मोबाइल पे आपके आ जाएगी, आप शो करेंगे टंगस्टल पर और आपकी एंट्री हो जाएगी। दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन 2 का रोमांच देखने के लिए क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में हिस्सा ले रही पुरुष और महिला समेत 12 टीमें भी DPL के खिताब के लिए पूरी रणनीति के साथ खिताब जीतने के मकसद से मैदान में उतरने को तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम DPL के खिताब पर अपना कब्जा जमाती है। संदीप भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।